हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्ट है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके 5 चैप्टर्स के वन शॉट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन मतलब जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी गुड कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल। अब वो लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू, साइन, मतलब जो नॉर्मली आप बात करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये एक ऐसी टू वे प्रोसेस है, मतलब एक बंदा बोलेगा और दूसरा सुनेगा। इसमें पार्ट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? तो देर आर 4 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप लिख के भी कर सकते हो, आप पढ़ के, बोल के, सुन के, मतलब ये सारे पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के। इसके बाद आता है एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन में हमें एक सेंडर चाहिए होता है जो मैसेज को एनकोड करेगा, चैनल जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड हो रहा है, और रिसीवर जो हमारा डिकोड करेगा। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर who encodes and send a message through a channel and a receiver who decodes the message and gives feedback, और उसके बाद वो रिसीवर फीडबैक देता है। अब फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हम इसे समझ सकते हैं कि जो रिसीवर है उसको जो बात हमने बोली है वो समझ आई या नहीं आई, मतलब जो मैसेज हमने भेजा है वो उसे अंडरस्टूड हो गया है नहीं। तो फीडबैक का एक इम्पोर्टेंस भी है। ये हमारे एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन होती क्या है, पार्ट्स एंड एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेशन 1 जिसमें आते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब एक्टिवली किसी बात को सुनना। तो उसमें क्या आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें हमारी जो बात है वो क्लियरली समझ आए अगले जो रिसीवर है उसको। तो इसमें मेनली वो स्किल सिखाते हैं जो अपने मैसेज को बताए कि वो क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट है। तो ये 3 पक्की स्किल होनी चाहिए एक मैसेज के अंदर। तो क्लियर स्टेटमेंट क्या होती है? जो एग्जैक्ट मैसेज ट्रे, जो हम मैसेज बताना चाहते हैं वो एग्जैक्ट मैसेज बताए तो उसे हम कहते हैं क्लियर स्टेटमेंट। कंसाइज मतलब ब्रीफ और टू द पॉइंट है, मतलब कोई बात कहनी है यू गो, तो वो ब्रीफ है मतलब और टू द पॉइंट है, जो बात आपने कहनी है वो कह दी। और एक्यूरेट मतलब वो फैक्चुअल है, मतलब करेक्ट है कि 9 o'clock, तो उसमें अपन कोई फैक्ट बताया तो वो एक्यूरेट स्टेटमेंट फैक्चुअल हुई। तो एक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर स्किल्स के एक स्टेटमेंट 3 तरह की मतलब होनी चाहिए, उसमें 3 स्किल्स: क्लियर हो, कंसाइज और एक्यूरेट हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें जो मैसेज है उसे करेक्टली, प्रिसिजली और कम्प्लीटली सेंड करने में हेल्प करती है। अगर ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं होंगी तो हमें कन्फ्यूज़न या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है लीसनिंग स्किल। लीसनिंग स्किल मतलब कुछ बात सुनना। तो हर एक कम्युनिकेशन के अंदर लीसनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। तो क्यों हम सुनते हैं अटेंटिवली इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी बात को अटेंटिवली सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी हो जब सुनते हैं, हमें कोई बात समझनी हो तो, इंजॉय करने के लिए भी हम सुनते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, वी लिसन टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए, कुछ चीज़ सीखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, समझने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं एक्टिव लिसनिंग होती क्या है। तो एक आर्ट है जिसमें डिज़ायर है टू कॉम्प्रिहेंड एंड ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू स्पीकर। मतलब मेन ये कि हम एक्टिवली किसी बात को सुने, हम जो हमारा स्पीकर है उसकी प्रॉब्लम को हम समझ सके। तो ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्पीकर एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशन। ये हमारी जॉब इफेक्टिवनेस को भी अफेक्ट करता है और कैसी दूसरों के साथ रिलेशनशिप होगी उसे भी। अगर हमारी एक्टिव लिसनिंग है तो हमारी रिलेशनशिप गुड होगी क्योंकि हम उसकी बात समझ सकते हैं। अब कौन से फैक्टर एक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं? तो आई कांटेक्ट, जब हम किसी बात सुने तो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए उस पर्सन के साथ। गेस्चर, हम अपने हैंड्स के थ्रू, मतलब गेस्चर्स के थ्रू, हैंड और फीट के थ्रू बता सकते हैं कि हम उसकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। डिस्ट्रैक्शन को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ़ोन वगैरह को पे नहीं सुनना चाहिए, मतलब रिंगटोन उन्हें साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें अगर हम किसी और की बात सुन रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। हमें फीडबैक देना चाहिए। अब फीडबैक दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कोई चीज़ गलत है, एंड पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है कि हम उसे बताएं, बट वो हमेशा पोलाइट वे में होना चाहिए जब हम फीडबैक दें। तो ये है फैक्टर्स। इसके बाद आती है स्टेजेस। तो एक्टिव लिसनिंग की 5 स्टेज है। सबसे पहले हम रिसीव करा, मतलब सुना,
फिर हमने उस बात को समझी, मतलब अंडरस्टैंड करी। फिर हमने याद किया कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पास से भी है क्या, मतलब कुछ रिलेशन है उसका। फिर बाद में हमने उसे इवेलुएट किया कि हाँ ये वैल्यू क्वांटिटी इंपॉर्टेंस है इस बात की, और लास्ट में हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। मतलब पहले सुन लिया, रिसीव किया, फिर अंडरस्टैंड किया, देन रिमेंबर इट फ्रॉम पास्ट, फिर हमने इवेलुएट करा और लास्ट में रिस्पॉन्ड किया। तो ये थी स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग में एक निमोनिक टाइप आता है जिसका नाम है जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं। अब रिस्पेक्ट होता क्या है, इसमें ये फैक्टर्स हैं कि किसके थ्रू हम एक्टिव लिसनिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आर मतलब हमें डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी चाहिए, कि मतलब वॉल्यूम कम करो टेलीविज़न की, रेडियो की, मोबाइल फ़ोन की, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं। ई से मतलब आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए। एस मतलब कि शो करो कि आप उसकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हो गेस्चर्स के थ्रू। नेक्स्ट पी से हम पे अटेंशन, जो बोल रहा है उसके ऊपर पे अटेंशन पे करो, उसकी तरफ फोकस करो। ई मतलब एम्फथाइज और फील करो कि जो इमोशंस है स्पीकर के वो आपको समझ आ रहे हैं। सी से क्लैरिफाई डाउट, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछो और क्लैरिफाई करो। टी ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ स्पीकर, अगर कुछ स्पीकर बोल रहा है तो उसके लिए वेट करो फिर देन रिस्पॉन्ड बैक करो। तो ये थे रिस्पेक्ट एक्नोनियम टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। अब कुछ बैरियर्स हैं एक्टिव लिसनिंग में, कि कई बार हम पहले से प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, तो कोई काम कर रहे होते हैं, तो जो दूसरा बंदा उसकी बात को ईजिली समझ नहीं पाते। तो हमें प्री ऑक्यूपाइड हैं तो हमें पहले ध्यान से उस काम को साइड में रख देना चाहिए, जो भी है फ़ोन्स, डिजिटल डिवाइस, और अपना काम, मतलब जो वो बंदा बोल रहा है उसकी बात सुने। सेकंड है कि विजुअल और नॉइस कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो हम दूसरों की बात समझ नहीं पाए, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। थर्ड है, कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या माइंडसेट होते हैं किसी भी को लेके, तो मतलब जो भी हमारे बायसेस प्रेजुडिस हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, उनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं। एंड फोर्थ है पर्सनल फैक्टर, कई बार हमारी पर्सनल फीलिंग भी अफेक्ट करती है, कि मतलब जो बोल रहा है उससे हमारी कोई पर्सनली पहले फाइट वगैरह हुई है, तो हम जब कुछ बात सुनेंगे उसकी तो वो हमारे मन में रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बैरियर्स थे कि हम पहले से ऑक्यूपाइड हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन है या पास्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ पर्सनल फैक्टर है, बट हमें इन बैरियर से ओवरकम करना चाहिए एक्टिव लिसनिंग को करने के लिए। तो ये हमारा सेशन 1 था, जिसमें अभी तक हमने एक्टिव लिसनिंग देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करें, स्टेजेस देखे जिसमें 5 स्टेजेस है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, देन हमने रिस्पेक्ट एक्रोनिम देखा, लास्ट में हमने इसके बैरियर्स देखे कि कौन से बैरियर्स हैं और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेशन 2, जिसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका फंक्शन कोई भी एक सेंटेंस को बनाने में, तो इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं लैंग्वेज के। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग को कम्युनिकेट करें, जैसे राजू गोज टू स्कूल, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। लेकिन अगर फ्रेज हो, फ्रेज मतलब एक कंप्लीट सेंस ना हो, जैसे राजू गोज, अगर राजू गोज से हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ गया, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज है। और पूरा कंप्लीट मीनिंग दे तो सेंटेंस। अगर हमें याद करना हो कि क्या कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मिंट्स, एम मंथ, आई एन नेम्स, टी से टाइटल, एंड एस ऑफ स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। देन आता है पंचुएशन। पंचुएशन मतलब कुछ मार्क्स, तो फुल स्टॉप होता है ऐसे, डॉट, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कोलन, देन सेमी कोलन, डैश, हाइफन इज सम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पेरेंथेसिस, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ब्रेसिस के लिए हम ऐसे बनाते हैं, देन एक्लिप्स जो ऐसे भी शो करते हैं, और बुलेट पॉइंट, जैसे ये है बुलेट पॉइंट। तो ये 15 पंचुएशन मार्क्स है। देन आता है हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कुछ बेसिक जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और इनके साथ जो होते हैं सपोर्टिंग में जैसे ए एंड द आर्टिकल हो गया, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो बेसिक तो जो नॉर्मली हर सेंटेंस में आ ही जाते हैं वो होते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सपोर्टिंग जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। देन आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट आइडिया बताए। दो तरह के सेंटेंस है, सिंपल, कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। कॉम्प्लेक्स में हमारा
टू और मोर देन टू हो सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब जो एक्शन मतलब काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जो पर्सन रिसीव कर रहा है मतलब कुछ थिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारे दो हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट करता है आंसर टू क्वेश्चन व्हाट, एंड इनडायरेक्ट करता है टू होम, मतलब आई बोट अ चॉकलेट फॉर यू। तो यहाँ पे जो यू है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अ चॉकलेट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वट आई बोट वट, तो ये दे रहा है जवाब इसका। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, बोट इज अ वर्ब, और अ चॉकलेट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस दो तरह से मतलब बता रखा है। एक फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट काम करे, मतलब शी रोट एन ईमेल, तो मतलब उसने ईमेल लिखी, तो ये शी ने काम किया। और पैसिव जब सब्जेक्ट रिसीव करे एक्शन, एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर, तो यहाँ पे हर लिखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर। कैटेगरी टू है जिसमें चार पार्ट है। डेक्लरेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप है। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछें। एक्सक्लेमेटरी मतलब इमोशन शो करें, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क है। इम्पेरेटिव में ऑर्डर दें, कमांड या रिक्वेस्ट कोई करे, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर है पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले तो देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके पार्ट्स, देन एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है ये भी पता होना चाहिए हमें। फिर आया हमारा लिसनिंग, कि लिसनिंग क्यों करते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमने देखा कि क्लियर स्टेटमेंट, कंसिस और एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर हमने देखा एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, उसके लिए न्यूमोनिक, रिस्पेक्ट, एक्टिव लिसनिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, बैरियर कैसे उनसे ओवरकम करें। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक, सपोर्टिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट देखा। सेंटेंस में हमने दो तरह से देखे, एक्टिव सेंटेंसेस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव, और डेक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये हमने देखे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर खत्म। तो अब हमारा दूसरा चैप्टर आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब खुद को मैनेज करने के लिए स्किल। अब सेल्फ मैनेजमेंट पता चल रहा है मतलब सेल्फ कंट्रोल, एक एबिलिटी कि हम खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के थॉट को, बिहेवियर को इफेक्टिवली किसी भी सिचुएशन में। इसमें मेनली खुद को मोटिवेट करना या पर्सनल और एकेडमिक गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं उनकी तरफ काम करना, मतलब खुद को मैनेज करना मेन। तो अब खुद को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये तीन स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हैप्पी। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब हमेशा बिग और अचीव करो जो भी हमारे रिजल्ट हैं, डिजायर्ड है उन्हें। सेल्फ अवेयरनेस, खुद की को अवेयर्ड होना चाहिए, खुद की ट्रेट्स के, जो भी हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ होनी चाहिए जिनके एक बार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशन। तो इसमें आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, एक ऐसी बिलीफ जिसमें हमें पॉजिटिव और डिज़ायरेबल आउटकम की तरफ जो लेके जाए। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी ड्रीम्स को अचीव करें और हमेशा हार्ड वर्क करते रहें सक्सेस को अचीव करने के लिए और एक हैप्पी लाइफ लीव करने के लिए। ऑप्टिमिज्म इज़ अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, ये अचीवमेंट को लीड करता है और इसके बिना हम मतलब होप और कॉन्फिडेंस के बिना हम कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब ये मेनली होप है, कॉन्फिडेंस है कि कैसे हम पॉजिटिव और डिज़ायरेबल आउटकम लेके आए। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड आया मोटिव से, मतलब ऐसा एक बिहेवियर कि गोल से क्या कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसकी तरफ बिहेवियर। तो मोटिवेशन दो तरह से होती है, एक हमारे अंदर से मतलब जो विद इन, कम फ्रॉम विद इन, उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। और जब हम दूसरों से इंस्पायर्ड या इवेंट से इंस्पायर्ड हो तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में मेनली कोई अपेरेंट इवार्ड वगैरह नहीं मिलता, लेकिन हमें खुद के अंदर से इंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कुछ काम कर रहे हैं।
जब हम खुद इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं किसी काम को करने के लिए तो उससे हमें खुशी मिलती है और प्लेजर। और एक्सट्रिंसिक में जब हमें एक्सटर्नल रिवार्ड, मतलब हम पढ़ रहे हैं कुछ रिवार्ड लेने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिव है। लेकिन हमें खुद जब ड्राइंग वगैरह करते हैं, आर्ट करते हैं, तो खुद अच्छे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड? मतलब एक ऐसी चीज़ जो पर्सन को हैप्पी रखे, अच्छी सबसे रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करे, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे। जो बेनिफिट क्या है कि खुद का सेंस, मतलब चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। हाँ, जो पर्सन है वो बेटर डिसीजन ले सकता है। और ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, मतलब हमेशा खुश रहोगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब वेज क्या क्या है? तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन शुरू करो, हंसते रहो, और जो भी काम आपको करने हैं उनको, टास्क को लिखो। पॉजिटिविटी से माइंड को फीड रखो, मतलब मोटिवेटिंग बुक्स, म्यूज़िक, जो भी आपको मोटिवेट करता है वो चीज़ करो। हमेशा पॉजिटिव थिंग्स पे करो, और कभी भी लाइफ को प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि उनकी सॉल्यूशन के बारे में देखो, कि प्रॉब्लम बाद में, पहले कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। फेलियर से सीखो, कोई चीज़ आप फेल हो रहे हो तो उसको प्रेजेंट में हमेशा फोकस करो, यूँ नहीं कि आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या करूँ क्या नहीं। गोल्स की तरफ मूव करो कि कैसे आप ले सकते हो, वर्क हार्ड करो, हमेशा खुश रहो। फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। हेल्थी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एकेडमिक लाइफ जैसे नोट्स असाइनमेंट है उन्हें मेंटेन रखो। एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, और फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज में बना सकते हो। तो ये था पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने की वजह। देन है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसी स्टेट है जब हम दुखी हों, एनोयड हो, होपलेस हो, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है सोचने को। तो कुछ स्टेप्स जिनके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस। तो हमेशा खुश रहो, एनालाइज करो कि क्या हो रहा है अपनी करंट सिचुएशन में और क्यों गलत हो रहा है। एक अकम्पलिशमेंट शीट बनाओ जिसमें हर जो छोटी छोटी अचीवमेंट आप अचीव करते हो उन्हें लिखो। हमेशा अपने थॉट को प्रेजेंट में रखो, फ्रेंड से फैमिली से बात करो, मेडिटेशन योगा करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आप रिलैक्स रहोगे। और जब भी नेगेटिव फील करो तो जो भी अपनी अकम्पलिशमेंट शीट आपने बनाई थी उसकी तरफ लुक लो कि आपने क्या क्या अचीव किया है। तो ये था पॉजिटिव एटीट्यूड में। पॉजिटिव एटीट्यूड में हमने ऑप्टिमिज्म के बारे में पढ़ा। देन हमने पॉजिटिव एटीट्यूड देखा क्या होता है, मोटिवेशन, इंट्रीजिंग अराउंड एक्सट्रिंसिक, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन करना है वो, एंड देन स्ट्रेस। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, रिजल्ट ओरिएंटेशन। मतलब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो गोल्स हमें करना है वो कैसे आ सकते हैं, मतलब रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, और स्पीड, जो भी स्टेप हमें लेने हैं उन्हें अचीव करने के लिए वो। तो मेनली ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को फोकस करने का आउटकम रेदर देन द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है उसको छोड़ो, आउटकम पे कैसे आओगे वो देखो। तो स्टेप्स क्या है? हमेशा क्लियर गोल और एक्यूरेट गोल सेट करो। एक एक्शन प्लान बनाओ कि मतलब कैसे कोई काम आप कर सकते हो। राइट रिसोर्सेज को यूज़ करो, मेंटर्स पीयर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करो, एक कैलेंडर बनाओ, हार्ड वर्क करो। तो आप गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो? तो गोल मतलब क्या आपको अचीव करना है, कैसे करना है, आप सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हो, यह आता है गोल सेटिंग में। तो इसके लिए आपको एक याद होना चाहिए स्मार्ट। अब स्मार्ट मतलब आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए कि किसी पर्पज़ के लिए, मेजरेबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो काम आप नहीं कर सकते वो लिख दिया। एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब एक्शन बेस्ड स्टेप है उसमें कि क्या क्या फॉलो करने हैं। रियलिस्टिक हो, यू नो कि कुछ अनरियलिस्टिक थिंग है वो लिख ली। टाइमली हो, मतलब टाइम बाउंड हो, डेडलाइन है कि ये काम आपको यहाँ जब तक करना है। तो ये होते हैं गोल्स। तो स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं आप गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए। तो एग्जाम्पल क्या है रिजल्ट ओरिएंटेड के? तो एक स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई एग्जाम, हाई मार्क्स स्कोर करने का वो कर सकता है क्योंकि वो रियलिस्टिक है और एग्जाम तक है तो वो टाइमली भी है। एक एथलीट 5 मील रन करेगा और जीतेगा, तो ये मेजरेबल है और इसके स्पेसिफिक है कि एथलेटिक है तो उसका काम है। और ट्रैवलर में ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स, अगर उसकी इतनी दूर है कि वो रियलिस्टिक है, वहाँ सोच सकता है और टाइमली भी है। तो ये है कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। तो अभी हमने सेकंड फैक्टर भी देख लिया, रिजल्ट ओरिएंटेशन, जिसमें हमने गोल सेटिंग की और इसका एक एक्रोनिम देखा, स्मार्ट। देन आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की नीड्स को, डिज़ायर को, हैबिट्स को समझो। स्टेप्स क्या है? पहले अवेयरनेस होनी चाहिए खुद की इमोशंस की। सेकंड है हैबिट, है कि खुद की फीलिंग्स समझे, हम इमोशंस और फिर फीलिंग्स। और खुद की प्रैक्टिसेस को
एक्सपेंड किया कि क्या हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिर आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, जो थॉट्स फीलिंग्स हमारे मन में आते हैं और हम जिनके थ्रू दूसरों से अलग है, मतलब सबकी पर्सनैलिटी अलग है, तो क्या फीलिंग्स थॉट्स और बिहेवियर की वजह से हमारी पर्सनैलिटी अलग है वो बताएं। पॉजिटिव पर्सनैलिटी से बेटर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी होगी। पर्सनैलिटी ट्रेट ये पैटर्न्स होते हैं थॉट्स फीलिंग्स के, जो एक इंसान को दूसरों से डिस्टिंग्विश करें। तो इसमें 5 फैक्टर मॉडल है जिसे हम बिग 5 फैक्टर्स भी कह देते हैं। तो ये है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ओपननेस मतलब एक पर्सन ओपन है कि नई चीज सीखे। तो हम पर्सनैलिटी को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, तो ओपन है कि कोई नई चीज़ कहीं से सीखे, नई नई जगह जाए, तो उसे हम ओपन माइंडेड कहते हैं उस बंदे को। कॉन्शियसनेस मतलब हमारे पास कॉन्शियस है, हम सेल्फ डिसिप्लिन है, हम खुद का काम टाइम पे कर रहे हैं और दूसरों की भी ध्यान रख रहे हैं खुद से पहले, तो ये होता है कॉन्शियसनेस। एक्स्ट्रावर्जन मतलब एक्स्ट्रावर्ट है, मतलब दूसरों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, ईजिली हम फ्रेंड बना सकें और कहीं पे भी गैदरिंग में जा सकें। कॉन्फिडेंट होता है एक्सट्रोवर्ट। एग्रीएबलनेस मतलब काइंड सिंपैथेटिक बंदा होगा, हर एक मतलब सिचुएशन में खुद को अकोमोडेट कर सकता है। न्यूरोटिज्म होता है जब हमारे अंदर एनजाइटी या सेल्फ डाउट हो, डिप्रेशन, मतलब खुद के अंदर शाइनेस है, तो उसे न्यूरोटिज्म। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड अफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, मतलब ओपननेस हो, कॉन्शियसनेस हो, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिज्म। तो ये 5 फैक्टर्स थे। अब हमने पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट देख ली, तो अब आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब हमारा वे किसी भी चीज़ को करने का वो डिफरेंट कैसे है एक्सेप्टेशन से, और उसके थ्रू हमें डिस्ट्रेस आ रहा है, डिसऑर्डर है मतलब कुछ गलत। तो इसमें फर्स्ट है हमारा सस्पिशियस, मतलब दूसरों के बारे में हमेशा मिसट्रस्ट है। जिनके ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो दूसरों को हमेशा मिसट्रस्ट करते हैं। तो इसमें 3 है, पैरानॉइड, स्क्यूजॉइड एंड सिक्यूजोटाइपल। तो पैरानाइड में तो क्या है, हमें फ्रेंड्स फैमिली इनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं आता। स्क्यूजोइड में हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है उनमें, लेकिन हमेशा अलोफ या डिटैच्ड ही फील करेंगे। सस्पिशियस में तीनों में यही होता है। स्कीजोटाइपल होता है कि हम दूसरों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं खुद के थॉट से, तो इस वजह से कई बार हम दूसरों के बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट करते हैं और दूसरों को मिसट्रस्ट कर लेते हैं। तो सस्पिशियस में यही है कि हम मिसट्रस्ट करें दूसरों को। तो 3 है, पैरानॉइड, स्क्यूजॉइड एंड सिक्यूजोटाइप। सेकेंड टाइप आता है पर्सनैलिटी का, इमोशनल एंड इम्पल्सिव। तो हमारा मूड अनस्टेबल होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, अनहेल्दी या रिलेशनशिप है, या फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मतलब हमारी कोई वर्थ नहीं है ये सोचते हैं। इसमें आता है 4, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्टोरियनिक एंड नार्किस्टिक। एंटी सोशल है जो सोशल रूल और ऑब्लिगेशंस को ना माने, मतलब गुस्सा है, इरिटेटेड हो जाए। बॉर्डर लाइन वाला मतलब सेल्फ वर्थ की सेंस को छोड़ दे, एम्प्टीनेस जैसी फीलिंग आए। कई बार सुसाइडियल जो ट्रीट्स वगैरह होती है, मतलब सुसाइड करने की कोशिश, वो कॉमनली ये लोग कर लेते हैं बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर वाले। हिस्ट्रोनिक मतलब किसी और की अटेंशन लेना बाय ड्रामेटिक, मतलब कुछ ड्रामेटिकली करना और दूसरों की अटेंशन गेन करना। नार्किस्टिक होता है जो सोचता है कि हम दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो बंदा होगा नार्किस्टिक। तो इमोशनल और इम्पल्सिव में 4 है, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्टोरियनिक एंड नार्किस्टिक। देन आता है हमारा थर्ड और लास्ट, जिसे कहते हैं एंशियस, मतलब हमें अंदर से एनजाइटी, वरी या फियर है। तो इसमें 3 है, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, जिसको हम OCPD भी कह सकते हैं। तो अवॉइडेंट क्या होता है, जो अवॉइड करे, मतलब इन्फीरियर सा फील करे, एम्बेरेस्ड होने का, मतलब दूसरों को मिलने से अवॉइड करे कि मैं ये नहीं कर सकता। डिपेंडेंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों पे डिपेंड करता है अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड के लिए। और OCPD मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनसे बहुत ज़्यादा स्टिक है, मतलब अनकंफर्टेबल फील करता है अगर कोई परफेक्शन हमें ना मिले, तो वो होता है OCPD। तो ये हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखे, जिसमें एंशियस में हमने देखे अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिप्रेस। अवॉइडेंट जो अवॉइड करे, डिपेंडेंट मतलब जो दूसरों पे डिपेंड हो, एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव मतलब जब अगर कोई परफेक्शन ना मिले तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करें। देन आता है हमारा इमोशनल इम्पल्सिव, जिसमें है 4, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्टोरियनिक एंड नार्किस्टिक। एंटी सोशल मतलब जो
जो भी सोशल रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो ना करें। बॉर्डर लाइन मतलब सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना आए तो सुसाइड वगैरह कर ले। हिस्ट्योनिक होता है जो अटेंशन गेन करने की कोशिश करे ड्रामेटिकली। और नार्किस्टिक मतलब दूसरों को मतलब खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे दूसरों से। एंड फर्स्ट है हमारा सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब मिसट्रस्ट करे दूसरों को, तो इसमें आता है पैरानॉइड, स्क्यूजोइड एंड स्क्यूजोटाइपल। पैरानॉइड मतलब खुद की फैमिली मेम्बर्स पे भी ट्रस्ट ना करे। स्क्यूजोइड थोड़ा ट्रस्ट करता है लेकिन हमेशा अकेला रहने की पसंद करे। स्क्यूजोटाइपल होता है जो सोचते हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरों को। तो ये थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब कुछ वेज कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो दूसरों से बात करें, खुद की फीलिंग को शेयर करें, फिजिकल हेल्थ की तरफ देखें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग इनमें एंगेज करें, जिसके वो हम थेरापेटिक इफेक्ट भी कह देते हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहें कि चैलेंजेस वर्ड यूज़ करें ना कि प्रॉब्लम। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जिसमें हमारे 3 पार्ट आए, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड लास्ट जिसमें हमने पर्सनैलिटी देखा, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, जिसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ हमने बिग 5 फैक्टर्स देखे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम FFM मॉडल भी कह देते हैं। फिर हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे, डिसऑर्डर देखे, डिसऑर्डर टाइप ऑफ डिसऑर्डर देख लिया और कैसे उन्हें ओवरकम करना है ये। तो यहाँ हो जाता है हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म। तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है ICT, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, मतलब इट इज़ मोर रिलेटेड टू IT, मतलब कंप्यूटर से कैसे काम करें। तो वो ये ICT स्किल्स मतलब एबिलिटी, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें मेनली हम स्प्रेडशीट को कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंटेशन को कैसे यूज़ करना है वो है। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रेडशीट होता क्या है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रोज़ और कॉलम, तो ये आपने मेनली देखा ही होगा, ऐसे रोज़ और कॉलम ये होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को स्प्रेडशीट कहते हैं। ये मेनली हम स्टोर करने के लिए डाटा को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप वगैरह वाला भी कर सकते हैं, जैसे ये है। तो ये स्प्रेडशीट टाइप लाइक है। तो ये रोज एंड कॉलम है जो हमारे। अब टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट कौन सी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, या गूगल शीट, ये कुछ पॉपुलर हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इंश्योर करोगे कि आपके उसमें डाउनलोड है लिब्रे ऑफिस। फिर टाइप किया हमने जहाँ पे भी सर्च विंडो होती है उसमें, फिर उसके बाद सर्च के बाद उसको ओपन किया और स्टार्ट कर दिया, ये था ओपन करने का। देन है स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स क्या है, तो उसमें होता है रो। रो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है, मतलब दीज आर द रोज, जो ऐसे हैं इसे हम कहते हैं रोज, ये येलो हाईलाइटेड। कॉलम होते हैं ऐसे वर्टिकल लाइंस, इन्हें कहते हैं कॉलम, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सेल होता है एक रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स जहाँ पे रो और कॉलम मीट करें, जैसे ये रहा, जैसे रो 3 है एंड कॉलम B, तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये बॉक्स है, ये है सेल। इसको हम B3 लिख सकते हैं, B मतलब इसमें कॉलम होता है और 3 मतलब रो, कॉलम देन रो, ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार, मतलब जो भी हम फॉर्मूला टाइप करते हैं वैसे फॉर्मूला बार में अपीयर करता है जो ऊपर होता है। नेम बॉक्स मतलब लोकेशन शो करेगा कि कौन सा बॉक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है A1, तो मतलब कॉलम A है और हमारा रो फर्स्ट। देन वर्कशीट, वर्कशीट मतलब कलेक्शन ऑफ सेल, ये पूरे जो भी सेल के कनेक्शन है उसे कहते हैं वर्कशीट। और ग्रिड होता है नेटवर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे में। इसमें मेनली क्या क्या परफॉर्मेंस मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो एंटर कर सकते हैं डाटा, तो जिस जहाँ पे भी एंटर करना है उसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब टेक्स्ट जो भी है उसे टाइप करो, जैसे राइस लिखा तो ये टाइप हो गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, नेक्स्ट में। अब मेनली इसमें क्या होता है जो हमारे नंबर होते हैं, मतलब डाटा वो कैसे अलाइन है, तो जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट में अलाइन होगा, जैसे ये राइस हमें दिख रहा है वो इस साइड अलाइन, और जो नंबर होते हैं वो हमेशा राइट में, जो नॉर्मल अलाइनमेंट होती है, मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो टेक्स्ट होंगे हमारे लेफ्ट में एंड नंबर होंगे राइट में, ये एक चीज़ याद करने की है। देन हम कोई फॉर्मूला भी टाइप करना हो तो इक्वल टू करके टाइप कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ डाटा इसमें मेनली क्या है, तो टेक्स्ट हो सकता है जो हमने देखा इस साइड में, नंबर होगा राइट साइड में, या डेट वगैरह जो भी परचेज करना हो। तो अगर हमें एडिट करना है तो डबल क्लिक करते हैं
और फॉर्मूला बार में जो भी चीज़ है उसे टाइप कर देंगे, या हम सेल को क्लिक करेंगे जिसमें करना है, क्लियर करेक्ट द टास्क, और एंड लास्ट में हम एंटर प्रेस करें। और थर्ड है सेल पे करो और न्यू टेक्स्ट को एंटर कर दो अगर हमें पूरा कंप्लीट चेंज करना है। डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं तो डिलीट की के थ्रू। हम मल्टीपल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमें पूरी ऐसे रो क्लिक वो करनी है तो रो की हेडिंग पे क्लिक कर देंगे और डिलीट हो जाएगी। अगर कॉलम डिलीट करनी है तो कॉलम की हेडिंग पे कर दिया ई पे। अगर पूरा का पूरा करना है तो यहाँ पे जो हमारा कोने में होता है उसे, ग्रे एरिया को जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर है वो। नेक्स्ट अगर हमें दो करनी है तो ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे, मतलब इधर क्लिक करा ऐसे सिलेक्ट करें। तो ये थे कुछ डिलीट करने के ऑप्शंस। नेक्स्ट है सेव करना हो तो सबसे पहले फाइल को क्लिक करो, सेव, ऐसे मतलब स्प्रेडशीट है उसमें फाइल पे क्लिक किया, फिर सेव पे क्लिक किया, या कंट्रोल+S भी कर सकते हो, और सेव करने के बाद जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो सेव कर सकते हो। सेव एज भी कर सकते हो। क्लोज करना हो तो यहीं पे फाइल में हम क्लोज का ऑप्शन है, ये रहा, इसको कर सकते हो। न्यू से आप न्यू स्प्रेडशीट स्टार्ट कर सकते हो, ओपन से दूसरी जहाँ पे भी कोई करना है। तो ये थी कुछ ओपनिंग अ स्प्रेडशीट, वही है ओपन पे जाओ फाइल के बाद। प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल+P भी कर सकते हैं, ये कुछ की भी याद होनी चाहिए। जैसे सेव के लिए कंट्रोल+S, ओपन के लिए कंट्रोल+O, सेव एज के लिए Shift+S हो जाता है। तो प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल+P दबा देंगे, या प्रिंट डायलॉग बॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट का प्रीव्यू देखना है कि कैसी हमारी स्प्रेडशीट दिख रही है, और प्रिंट मतलब कंट्रोल+P। नेक्स्ट है जो भी डाटा है उससे वर्क करना है। अब स्प्रेडशीट हम एडिशन के लिए भी ले सकते हैं, जैसे ये मार्क्स लिखे हैं तो यहाँ पे टोटल करना है तो हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं कि B2 + C2 + D2, मतलब इन्हें ऐड कर दिया, वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड करो। जैसे ये 73 + 89, तो ये फॉर्मूला टाइप जनरेट हो जाएगा जो फॉर्मूला बार में। सेल को एड्रेस एड यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा B2 C2 एंड D2 ऐड करा, ये फॉर्मूला टाइप बन गया। इसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो टोटल फील्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और कैसे कर सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो वो भी फॉर्मूला टाइप आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे B2 शो करेगा, फिर C2 देन D2, तो ये भी कुछ फॉर्मूला मतलब करने का। नेक्स्ट हम सम फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये कुछ वेज हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। कॉपी और मूव करके भी कर सकते हैं फॉर्मूला का। तो कॉपी के लिए कंट्रोल+C होता है, और कट करने के लिए कंट्रोल+X, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल+V। ये कुछ कीज याद होनी चाहिए, ये रहे। कट मतलब कंट्रोल+X, C एंड V। अब अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग मतलब जो भी टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया उनके स्टाइल को, फॉन्ट को चेंज करना है, तो वो काम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंज करना टेक्स्ट के स्टाइल को, फॉन्ट साइज को, तो ये हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं नॉर्मली। अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, वो सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, वो हमारा डिपेंड करता है। हाईलाइट भी कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स की अगर हमें हाईलाइट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेनली अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I। ये कुछ कीज़ है, ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा एडवांस्ड फीचर हमारे क्या क्या है, तो डाटा को सॉर्ट करने के लिए मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा पे क्लिक करो और देन सॉर्ट, जैसे ये हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया पूरा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे हमारे की आती है सॉर्ट, मतलब इसमें गए देन सॉर्ट। अब सॉर्ट हमने किया तो असेंडिंग भी हो सकता है, मतलब मेनली डिफ़ॉल्ट से असेंडिंग होता है, लेकिन हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। लास्ट में ओके, तो हमारा जो भी डाटा था वो सॉर्टेड हो गया। फिल्टर भी कर सकते हैं डाटा का, फिल्टरिंग मतलब जो डाटा उसे कुछ रिमूव टाइप, तो ऑटो फिल्टर आइकन भी कर सकते हैं जिससे कि वो फिल्टर टाइप ऐसे पुट कर देगा, और ड्रॉप डाउन ऐसे की शो करेगा जो भी हमें डाटा है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम स्प्रेडशीट को पासवर्ड के साथ, अगर कोई ऐसी हमारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसे कर सकते हैं। तो टूल्स पे जाओ, ये टूल पे गए हम, प्रोटेक्ट किया जो भी हमारी स्प्रेडशीट है उसे, पासवर्ड, फिर कंफर्म किया और ओके।
तो ये प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट आएगा, फिर पासवर्ड टाइप करो, कंफर्म करो और ओके। तो अब आप फाइल जब भी ओपन करोगे दोबारा तो आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फाइल यूज़ करो, सेव एज यूज़ करो। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके थ्रू आप नाम से सेव कर सकते हो पासवर्ड के साथ। और क्या है, प्रेजेंटेशन कुछ सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कुछ प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, गूगल स्लाइड्स या एप्पल कीनोट। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर से हमें स्टेप बता रखा है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है कुछ। अब वो हमने स्प्रेड शीट में देखा था कि कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अब इसमें प्रेजेंटेशन में भी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमने टेक्स्ट ऐड किया, फिर नीचे इसके जो सब टाइटल्स हैं वो। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, तो सेव करने के लिए तो वही सेम स्टेप्स हैं कि फाइल पे क्लिक करो, सेव एज और सेव कर दिया। डेस्कटॉप या जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे कर सकते हो। Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हो। क्लोज करने के लिए फाइल पे जाओ, क्लोज पे ड्रॉप डाउन में। ओपन करने के लिए वो सेम फाइल देन ओपन। नेक्स्ट है प्रिंट करने के लिए फाइल पे जाओ, क्लिक प्रिंट, या हम Ctrl+P भी। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है वो लिख दो। स्लाइड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी प्रिंट करनी है। स्लाइड्स ऐड कर सकते हो आप प्रेजेंटेशन में जो आपको, तो स्लाइड पे जाओ, न्यू स्लाइड क्लिक करो, या Ctrl+M भी कर सकते हो। तो ये की है Ctrl+M अगर न्यू स्लाइड ऐड करनी है। डिलीट भी कर सकते हो स्लाइड को बाय डिलीट की प्रेस करके, या ड्रॉप डाउन में जाके। एडिट या फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट को, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की। हाईलाइट के लिए वही Ctrl+B, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, इटैलिक के लिए Ctrl+I। टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। जस्टिफाइज में मेनली जो सेंटर होता है वो हमेशा राइट और लेफ्ट मार्जिन को ऐसे अलाइन करने के बाद ही होता है। नेक्स्ट है हम टेक्स्ट कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन का जो भी ब्लैक में था वो हमने चेंज करके रेड कर दिया। अब इसमें एडवांस्ड फीचर क्या है कि शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं हम। इंसर्ट पे जाओ, शेप, तो जो भी एरो आएगी उसके थ्रू कर दो। क्लिप आर्ट या इमेजेस को वही इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज, जैसे इंसर्ट पे गए इमेज आई। ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो, मीडिया, चार्ट, जो भी हमें चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। हम लास्ट में स्लाइड लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे स्लाइड, अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, साइड में हमने कुछ लिखा है एंड इमेज, तो हम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं कि ऊपर टेक्स्ट आ जाए, फिर टेक्स्ट आ जाए एंड लास्ट में इमेज। तो ये कुछ लेआउट होता है, मतलब अलाइन कर सकते हैं कंटेंट को जोन से भी वे में। तो इस चैप्टर में मेनली हमने सीखा कि प्रेजेंटेशन को कैसे एडिट, ओपन, सेव, प्रिंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल, और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, जैसे रो क्या होता है, कॉलम, ग्रिड, सेल, etc। तो यहाँ हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो मतलब जो स्किल्स हमें एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब एक प्रोसेस जिसमें हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उन्हें एनहेंस करे, नॉलेज प्रोवाइड करे कि कैसे हम ये बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मेनली ये फोकस करता है कि इंडिविजुअल जिसे बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करना हो, तो ट्रेनिंग हमें हेल्पफुल होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। क्योंकि इससे हमें अवेयरनेस होगी उसके बारे में, हमें नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड मिलेंगे जिससे कि हम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज को, इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस में कि जिससे कि उसकी ग्रोथ हो और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एंटरप्रेन्योरे, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। अब ये तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब अवेयरनेस वगैरह मिले, नॉलेज बढ़े, हमारी हमारी ग्रोथ हो, गवर्नमेंट जो भी बिजनेस है उसकी। अब इसकी डेफिनेशंस दी तो कोल ने दी कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो इनिशिएट, मेंटेन और एग्रेंडाइज करती है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को, मतलब जिससे प्रॉफिट मिले ऐसे बिजनेस को बढ़ाती है। स्टीवनसन एंड जो जेरिलो, जो भी नाम है,
इसने डिफाइन किया है कि प्रोसेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल परस्यू करे अपॉर्चुनिटीज, ये देखे बिना कि रिसोर्सेज उसके पास क्या है। मतलब एक ऐसी मतलब इंडिविजुअल को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और एंटरप्रेन्योरशिप लास्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस जहाँ पर एक आइडिया जनरेट किया जाए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, रिफाइन करें, डेवलप करें और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद एक्सपोज करके हम प्रॉफिट निकालें कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइज करके। मतलब रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और एक प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें कुछ अर्न करेंगे। अब आता है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब जो इंडिविजुअल जो काम करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है। तो इकोनॉमिक्स ने दी है कि ये ऐसा बंदा जो रिसोर्सेज, लेबर और मटेरियल को एक प्रॉफिट मेकिंग कम्बिनेशन में लेके आए। मतलब इकोनॉमिक्स वाले इको से रिलेटेड देखेंगे तो वो रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल्स इनको देखें। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि एक ऐसा पर्सन जो मतलब साइकोलॉजिकल फोर्स से ड्राइवन है और उसके पास एक डिज़ायर है कुछ ऑब्टेन या अटेन करने का। मतलब ये साइकोलॉजिकली डेफिनेशन दे रहा है। सोशियोलॉजिस्ट अब सोशल रिलेटेड देगा, तो एक ऐसा पर्सन जो जिसके एक्शन सोशल स्टेटस को और सोशल जो डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करे, ये होगा सोशियोलॉजिस्ट। और मैनेजमेंट ग्रुप जो गुरुज हैं वो डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास विज़न है और एक ऐसा एक्शन प्लान जनरेट कर सकता है कि प्रॉफिट को अर्न करे। तो देखो, इकोनॉमिक्स ने बताया इको रिलेटेड कि रिसोर्सेज और लेबर को लेके आया और प्रॉफिट मेकिंग कम्बिनेशन बनाया। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो उसके पास ऐसा साइकोलॉजिकल फोर्स है कि वो और डिज़ायर है कि वो कुछ ला सकता है। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। मैनेजमेंट वालों ने कहा कि उसके पास विज़न है और वो जनरेट कर सकता है एक एक्शन प्लान। लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेक एन अपॉर्चुनिटी पर्पसफुल। तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक बिजनेस को स्टार्ट करे, ऑर्गेनाइज करे वेरियस रिसोर्सेज को और अपॉर्चुनिटीज़ को जो पर्पसफुल बनाए। तो ये थे एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्रिएट, डेवलप और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, इसमें हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने पास एक पोटेंशियल होता है कि हम सेल करें और प्रॉफिट करें मार्केट के अंदर। ये डील करता है मेन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को कैसे यूज़ करें। ये एबिलिटी है एंटरप्राइज की और एंटरप्रेन्योर की कि रिस्क ले सके। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पता ही है। इसमें हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट में हमने जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की वो कर लिया। तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या है, तो वो इनिशिएटिव लेगा, मतलब वो इनिशिएट कर सकता है एक्शन को और एडवांटेज लेगा जो भी उस अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की उसके पास विलिंगनेस है कि वो कभी भी रिस्क ले सकता है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से वो सीखने की एबिलिटी है उसके अंदर। मोटिवेटेड है, मतलब अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप रेस्ट नहीं करोगे जब तक वो काम कंप्लीट ना हो। तो एंटरप्रेन्योर भी वही काम करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके पास कि वो करेज है कि वो कुछ भी करें। हार्डवर्क करते हैं वो। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके पास कि वो कैपेबल है कोई भी सुटेबल और टाइमली डिसीजन लेने में। तो क्या क्वालिटीज़ थी, इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव ले सकता है, उसके पास विलिंगनेस है कि वो रिस्क ले, एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है, मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, हार्डवर्क करते हैं और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो। तो ये है क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब आता है हमारे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो टाइप क्या है, सर्विस एंटरप्रेन्योर, मतलब जो न्यू मार्केट क्रिएट करें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नाम से समझ सकते हैं। बिजनेस तो मतलब जो बिजनेस को अंडरटेक करे, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क से रिलेटेड नहीं है। इंडस्ट्रियल वाला मैन्युफैक्चरिंग वर्क से रिलेटेड होगा, मतलब प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। एग्रीकल्चरल वाला एग्रीकल्चर से। टेक्निकल रिलेटेड टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। एंड नॉन टेक्निकल मतलब जो मार्केट क्रिएट करता है फॉर टेक्निकल। ठीक है। प्रोफेशनल होगा जो बिजनेस को स्टार्ट करे, प्रोफेशन रिलेटेड काम करे। आईटी वाला हमारा आईटी की फील्ड में। वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब जब वुमेन कोई काम करें, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें।
सोशल मतलब जो मेनली सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए। फैमिली बिजनेस मतलब जिसकी पूरी फैमिली ही अर्न कर रही है कोई भी बिजनेस को, तो और नेक्स्ट जनरेशन में पास करे। फर्स्ट जनरेशन मतलब जो 17 ईयर में जो बिजनेस स्टार्ट करते। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करी, बिजनेस खुद अंडरटेक किया। इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंडस्ट्री में हो। एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर रिलेटेड। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। प्रोफेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल में हमारा आईटी, वुमेन। उसके बाद सोशल हो सकता है जो सोसाइटी को बेनिफिट करे। फैमिली बिजनेस हो सकता है और फर्स्ट जनरेशन भी हो सकता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब आते हैं रोल्स एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के रोल और फंक्शन क्या है। तो वो एंटरप्रेन्योरल जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी उसके पास इतनी होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे। वो आइडियाज़ को एक्शन में टर्न करता है। मतलब कोई आइडिया आ रहा है, आपकी इमेजिनेशन है, उसको रियलिटी में लाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब स्टडी कंडक्ट करता है कि मार्केट की फिजिबिलिटी को पता चले उसको कि मार्केट में क्या ज़रूरी है क्या नहीं। रिसोर्सेज है उसके पास, उसको वेरियस रिसोर्सेज चाहिए जैसे मनी वगैरह, रॉ मटेरियल। उसके पास ये रोल और फंक्शन है कि वो एंटरप्राइज को सेट कर सके, वो फिर उसको मैनेज भी कर सके और फिर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करे। तो रोल एंड फंक्शन क्या था। आइडेंटिफाई करी अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़ को एक्शन में लेके आया, स्टडी करी मार्केट की क्या क्या ज़रूरी है, रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसने एंटरप्राइज सेट किया, मैनेज किया और उसकी ग्रोथ में भी हेल्प किया। नेक्स्ट आता है क्वालिटी की जो मोटिवेट करती है एंटरप्रेन्योर। तो उसकी एक्सीलेंस, उसकी यूनिकनेस, वो दूसरों से यूनिक कैसे। लॉन्ग टर्म गोल पे वो फोकस करता है। नीड टू इन्फ्लुएंस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क टेकिंग। और कुछ उसके कम्युनिटी कंसर्न भी होता है, मतलब कि इश्यूज जो कम्युनिटी से रिलेटेड है उसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस या रिसर्च डिस्कशन करके दूसरों के साथ। तो ये कुछ हैं हमारी क्वालिटीज़। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो फर्स्ट स्टेज में खुद के ऑपरेशंस में, ये बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है और मेनली ये ऐसे आइडियाज़ पे डिपेंड करती है जिसमें टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस हो। स्टार्टअप को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेनली मिलती है दूसरे इन्वेस्टर से, मतलब वेंचर कैपिटल फर्म से। जो ज़्यादातर पीपल होते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं ग्रुप को लोकल और ग्लोबल लेवल पे, एक्सपर्ट मेंटर और इन्वेस्टर से वो ले सके, सपोर्ट ले सके। तो ये है स्टार्टअप। एक स्टार्टअप इंडिया नाम की फ्लैगशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उनको। तो स्टार्टअप मेनली ऐसे बिजनेसेस जो अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब अपनी इनिशियल स्टेज में है। नेक्स्ट आया, अब हमने एंटरप्रेन्योर्स के टाइप पढ़ लिए, क्वालिटी पढ़ ली। तो अब हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर हैं। तो सबसे पहला आता है इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इन्वायरमेंटल मतलब रिसोर्सेज ना मिले आपको, स्किल लेबर ना मिल रही, मशीनरी नहीं मिल रही, जो भी मनी वगैरह वो भी ना हो आपके पास। या जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम स्टार्ट करी है जैसे गवर्नमेंट मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इनके थ्रू आपको मनी वगैरह, कैपिटल वगैरह मिल सकती है। तो ये एक इन्वायरमेंटल बैरियर से हम कैसे, मतलब इसको कैसे कंप्लीट कर सकें। तो ये है इन्वायरमेंटल बैरियर, ये है। और ये कैसे इन्हें सोल्व कर सकते हैं वो, हाउ टू ओवरकम दैम। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल बैरियर। तो खुद पे डाउट होता है कई बार कईयों को कि कॉन्फिडेंस ना हो, तो ये एक बैरियर है। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। मतलब एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या एटीट्यूड होता है कि वो दूसरों से अलग है। तो मेनली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास 5 एटीट्यूड दे रखे हैं। फर्स्ट इज डिसीजिवनेस, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, प्रिजर्वेंस, इंटरपर्सनल स्किल एंड फिफ्थ टेकिंग इनिशिएटिव। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो क्विक और प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मतलब उसके पास जो भी टाइम, एनर्जी या रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमम यूज़ करने की एबिलिटी है, मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता है। प्रिजर्वेंस मतलब प्रिजर्व्ड है, वो कोई काम को कंटिन्यू कर सकता है अगर डिफ़िकल्टीज भी आती हैं तो। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ काम करने की स्किल्स हैं। इनिशिएटिव लेने के भी उसके पास है कि वो इनिशिएटिव ले सकता है। तो ये नाम से सारे
क्वालिटीज़ पता चल देती है। तो ये हम क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर में भी लिख सकते हैं कि डिसीजन अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, प्रिजर्वेंस, इंटरपर्सनल स्किल और इनिशिएटिव ले। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है डिसीजिवनेस। डिसीजिवनेस मतलब प्रॉफिटेबल और क्विक डिसीजन ले सकता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा और उस पर एक्ट करेगा। अब अपॉर्चुनिटी कोई भी चांस हो सकता है किसी काम को करने के। अब इसमें खुद को पता होना चाहिए खुद के बारे में, अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये था डिसीजिवनेस। नेक्स्ट इनिशिएटिव मतलब इनिशिएशन कर सकता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में एक्ट कर सकता है दूसरों से पहले, और उसके पास एबिलिटी है कि वो कोई भी एक्शन ले लेगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये है इनिशिएटिव, टेक एक्शन इन दैट सिचुएशन। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ काम कर सकता है वो, तो मतलब दूसरों की लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हमने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ी थी वो इसके पास वेज हैं कि वो डेवलप करके। प्रिजर्वेंस मतलब एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सकता है अगर डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट वो फेस कर रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो भी वो उस काम को कर सकता है, मतलब छोड़ेगा नहीं। फेलियर्स को एनालाइज करेगा और उनसे सीखेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब ऑर्गेनाइज करे जो भी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज है उनको, और फिर अपने गोल को। अब इसमें मेनली टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम को प्लान करे वो कि कैसे किसी काम को कर सकते हैं, सेट करे गोल, डेडलाइन, और कौन सा टास्क पहले करना है कौन सा बाद में। ये गोल सेटिंग है कि गोल को जो भी एम है अपने गोल। एफिशिएंसी है कि वो जो भी एनर्जी वगैरह उसको गुड यूज़ करे, रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करे। क्वालिटी को भी मैनेज करे और उसके पास एक ऐसी स्किल्स हैं कि वो जो ये सब कुछ उसने टाइम एनर्जी लिया है उसका एक अच्छा यूज़ करे, ऑप्टिमम यूज़ करे। तो ये होती हैं 5 एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उसकी डेवलपमेंट के बारे में। फिर हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर होते क्या हैं, डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की भी और एंटरप्रेन्योरशिप की, डिफरेंट पर्सनस के थ्रू, और वो इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। फिर हमने इसकी क्वालिटीज़ देखी क्या क्या होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के टाइप देखे, रोल एंड फंक्शन देखे, देन हमने एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड देखे, और कुछ बैरियर्स भी देखे कि क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन स्किल्स मतलब कैसे हम अपने ग्रीन जॉब्स को जनरेट करें, अर्थ को प्रिवेंट करें, तो मतलब इन्वायरमेंट का डेटरेशन से प्रिवेंट करें। तो इन्वायरमेंट का डेटरेशन मतलब रिसोर्सेज का डिप्लीशन, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल्स। तो हमें इसके लिए प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि ट्रीज़ को प्लांट करें, इको फ्रेंडली मोड यूज़ करें ट्रांसपोर्ट के, टैप को रनिंग ना छोड़ें, लेफ़्ट ओवर जो वाटर होता है उसे वाटरिंग प्लांट के लिए यूज़ करें, क्लॉथ बैग यूज़ करें ना कि प्लास्टिक बैग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बाय करें, पेपर का यूज़ को रिड्यूस करें, नॉन टॉक्सिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें क्लीनिंग या वॉशिंग के लिए, और प्लांट्स को यूज़ करें इनसाइड होम फॉर एयर प्योरीफिकेशन। तो ये कुछ थी कि कैसे हम इन्वायरमेंट को डेटरेशन को कम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड होती हैं ग्रीन जॉब्स, मतलब एक ऐसे जॉब्स जो हमें मेंटेन और बताते हैं कि कैसे हम इन्वायरमेंटली जो सस्टेनेबल फॉर्म है वो यूज़ करें प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए। ये हमें हेल्प करती है कि हम प्रोटेक्ट और रिस्टोर कर सकें इन्वायरमेंट को। ये कोई से भी सेक्टर में हो सकता है, ट्रेडिशनल, मैन्युफैक्चरिंग कर मतलब किसी भी सेक्टर में, जो ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इनमें भी, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में भी। यूएनईपी के अकॉर्डिंग ग्रीन जॉब्स या ग्रीन कॉलर जॉब्स वर्क करते हैं एग्रीकल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटीज़, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब प्रिजर्व करें हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी को। तो ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है, जो ये इन्वायरमेंटल सेक्टर में काम करे, मतलब ग्रीन जॉब्स करे, उसे हम ग्रीन कॉलर वर्कर कहते हैं। इसमें मेनली ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, वेस्ट मैनेजमेंट वाले, इन्वायरमेंट मतलब जो भी इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने का काम करे वो ग्रीन कॉलर वर्कर्स। अब बेनिफिट क्या है ग्रीन जॉब्स की, कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, एनर्जी बताता है, रॉ मटेरियल्स की, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेगा, वेस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, और अब जो भी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी अडेप्ट करने में हेल्प करेगा। तो अब देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ग्रीन जॉब्स। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चरल में। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि हम गार्डनिंग और फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक करें, केमिकल वगैरह यूज़ ना करें। तो प्रोसेस जिसमें ये तो पता ही आपको कि एग्रीकल्चर होता क्या है, ग्रो प्लांट्स, बस ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में, मतलब जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह वो यूज़ ना करें,
मतलब टॉक्सिक रन ऑफ ना हो, मतलब पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हम, वाटर पोल्यूशन और सॉइल कंटेमिनेशन से कम करें कि केमिकल यूज़ ही ना हो। ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करके हम जो इंसेक्ट्स बर्ड डेथ होती है उन्हें भी बचा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ FIG है, मतलब फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है, मतलब 15 to 20 फार्मर्स हैं जो विलेज लेवल पे ग्रुप बना के काम करते हैं। और FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ये फार्मर FIG में कलेक्टिवली ऐसे मेंबरशिप टाइप बनाते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। कुछ ग्रीन जॉब जो इसके अंदर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है हमने, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फार्म मैकेनाइजेशन या एग्रीकल्चरल टूरिज्म हो। इसी से रिलेटेड एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है कि हम कैसे अवेयर करें लोगों को कि इनको जो पेस्टिसाइड है उनको यूज़ ना करें, जो एग्रो वेस्ट है उनको रीयूज़ करके उसके अच्छा काम करें, मतलब जो एग्रो से वेस्ट निकल रहा है। तो ये थी हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रीन जॉब। अब आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल यूज़ करें, CNG जैसे जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं वो यूज़ करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो। बायोफ्यूल्स जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल से जनरेट होता है उन्हें यूज़ करें, जैसे बायो CNG, बायोमिथेनॉल। ये मेनली ग्रीन जॉब्स होती हैं इन सेक्टर में। और जैसे EESL है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम यूज़ किया है। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे तो जो ये हमारी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है वो कम होगी। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ग्रीन हाउस जॉब्स। वाटर कंजर्वेशन में क्या है कि वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग हो, वाटर को कंजर्व करें, मैनेज करें और वाटर को हार्वेस्ट भी करें, मतलब बचाएं। तो इसके लिए बैम्बू चैनल्स, ड्रिप इरिगेशन वाले यूज़ कर सकते हैं हम इरिगेट करने के लिए, या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसमें वो टैंक में हम जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो यह है ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। सोलर एंड विंड एनर्जी में क्या है, तो जो सोलर एंड विंड प्लांट होते हैं वो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इन्हें इंस्टॉल करना चाहिए घर पे, मतलब सोलर पैनल घर पे, बिजनेसेस में, लैंड में, जहाँ भी है वहाँ इंस्टॉल करें। सोलर लाइटनिंग जो टेक्नीशियन होता है वो असेंबल करता है, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सोशल मतलब सोलर फोटोवोल्टिक होम लाइटिंग सिस्टम के, मतलब ये सारा सोलर पैनल इसको। कुछ जो जॉब्स हैं उसमें ये है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वाले, फील्ड टेक्नीशियन, मतलब जो इसे असेंबल वगैरह करते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म मतलब विजिटर को हम अंडरस्टैंड मतलब बताएं कि कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकें वेस्ट को, और नेचुरल इन्वायरमेंट को एनहेंस करें, पोल्यूशन को कम करें। ये आएगा इको टूरिज़्म। टूरिज़्म मतलब कहीं घूमना, तो मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें इको मतलब पूरे नेचर के बारे में बताएं कि कैसे हम रिसोर्सेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें मेनली इको टूर गाइड्स या इको टूरिज़्म ऑपरेटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में कैसे, तो जो ग्रीन बिल्डिंग होती है उससे एक हमें जो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में, मतलब कहाँ कौन सा यूज़ करना है। इसमें हमें सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए और ग्रीन ऑपरेशंस। एरियाज इसमें मेनली क्या है, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केप, गार्डनिंग या ग्रीन कंपोनेंट्स की मेंटेनेंस, जैसे वाटर मैनेजमेंट वगैरह। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे जो भी सॉलिड होता है डिस्कार्डेड किसी भी यूनिट माइनिंग एक्टिविटी से, तो उनका कैसे हम यूज़ करें, तो वो आएगा इसमें। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सॉलिड वेस्ट है उसको 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनके ओरिजिन और टाइप पे। जैसे कि डोमेस्टिक जो घर से, म्यूनिसिपल, कमर्शियल बिल्डिंग से, मतलब इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है, गार्बेज है, ऐश, स्ट्रीट स्वीपिंग, डेड एनिमल्स हैं, कंस्ट्रक्शन से निकला है, डिमोलेशन वेस्ट है, मतलब एक साथ ही, बल्कि वेस्ट है, हजार्डस है मतलब डेंजरस, डेंजरस या सीवेज। तो ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कैटेगरीज है जो भी सॉलिड वेस्ट होगा। इसमें ग्रीन जॉब्स हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग करें, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें, वेस्ट को कम करें, वेस्ट ऑडिटिंग करें, और ये वेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट 14 कैटेगरीज में डिवाइड करें। तो ये आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ग्रीन जॉब्स। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में। ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और लोकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसमें मेनली एग्जांपल है जैसे बाइक पावर्ड या हैंड पावर्ड वाटर पम्प्स, जो हैंड पावर्ड मतलब हाथ से चलाने वाले, सोलर लैम्प है जो स्ट्रीट लाइट्स पे लगते हैं, सोलर बिल्डिंग है। तो ये हमें मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी
में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में कोई भी काम किया जाता है, लोकली जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे हैंड पावर्ड तो एक रिसोर्स है, सोलर पैनल मतलब सन एनर्जी उनसे। तो इसमें मेनली क्या है, बायोगैस प्रोडक्ट कर ली हमने, प्रोड्यूस कर ली, वाटर ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लाइटनिंग, फूड प्रोडक्शन, मतलब इन सब में जो है तो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो हमने कहाँ कहाँ देखी, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखी जिसमें आई हमारी ई व्हीकल, देन हमने देखी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे हो सकती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने, और देखा वाटर मैनेजमेंट में कैसे होगा, देन हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देख ली, इको टूरिज्म में देख लिया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो अब क्या है इंपॉर्टेंस इन ग्रीन जॉब्स की। तो ग्रीन जॉब्स अभी तक हमने पढ़ा कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा करने में बताती है। तो वो ये कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लिमिट करेगी, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके प्रोडक्शन को कम करेगी। ये मेनली एमिटेड होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करें। तो अगर हम यूज़ ही नहीं करेंगे व्हीकल्स वगैरह को, तो मतलब कम यूज़ करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैस कम एमिट होगी। ये जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के अंदर, और उन्हें फिर एस्केप करने में मदद नहीं करती, मतलब जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो इनकी रिड्यूस करने के लिए हमें जो फॉसिल फ्यूल है उनका यूज़ भी रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए, और लेस पॉल्यूटिंग एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जैसे CNG। सेकंड है हमारा वेस्ट और पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो वो कैसे हो सकता है कि जो स्क्रैप मटेरियल पेपर मिल वगैरह से निकलता है, उन्हें दोबारा से यूज़ करके हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें कहीं और। क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करें, ये जो प्रोडक्ट है उसमें जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करें, मतलब उनकी जो भी क्वांटिटी है उनको कम करें, और वेस्ट को भी रिड्यूस करें। वेस्ट एक्सचेंज करें, जैसे किसी एक प्रोसेस का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे हस्क वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं पेपर या कार्डबोर्ड जनरेट करने के लिए। ई वेस्ट को भी मैनेज करके इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करके, जैसे बनाना लीफ, पेपर प्लेट्स हैं, इनको यूज़ करें जो डिस्पोजेबल है, ना कि और कुछ। मतलब यहाँ प्लास्टिक की जगह हम बनाना लीफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। अगर हम इनको करेंगे तो रिस्टोर, जो इकोसिस्टम है प्रोटेक्ट और रिस्टोर होगा। तो इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग एक्सिस्ट करते हैं टुगेदर, इंटरेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट वगैरह ये एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो हम अगर वेटलैंड्स हैं तो वो हेल्प करते हैं हमें कंट्रोल करने में फ्लड। फॉरेस्ट और वेजिटेशन है वो लैंडस्लाइड्स में हेल्प करता है कि रिस्क कम हो जाए। हम अगर फॉरेस्ट की कटिंग नहीं करेंगे, प्लांट करेंगे मोर ट्री, सोइल हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है वो भी कम होगी। तो इस वजह से ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट और रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमें हेल्प करता है कि हम कैसे जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं उन्हें अडेप्ट करें। तो इसके लिए NEPCC ने, मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में, जो हमें बताता है कि हम क्लाइमेट चेंज से कैसे डील कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे इसने 8 मिशन दिए थे जो रिलेटेड थे सोलर एनर्जी, एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, हैबिटेट, वाटर, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन से जो ग्रीन हाउस गैस में। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ग्रीन जॉब्स के बारे में कि ग्रीन जॉब्स होती क्या है। देन हमने पढ़ा कि ग्रीन जॉब्स क्यों ज़रूरी हैं, टाइप्स उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। अब हमने पढ़ा कि ग्रीन जॉब्स कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।